चलो तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर MPS 00 अपना जो पेपर है वो 2 होने वाला है आज। ठीक है, अब इस पेपर में आज हम क्या देखने वाले हैं। हमने काफ़ी सारी स्टोरीज देखी थी अभी पिछले वाले लेक्चर में भी, जिसमें हमने देखा था कि इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसा हाल है और बाकी सारी चीज़ें हमने काफ़ी सारी देखी थी। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होने वाला है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आज बताता हूँ, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि एक पेन कॉपी लेके बैठना या फिर ध्यान से सुनना, ये सब वो सब। आज मैं कहता हूँ भाई थोड़ा रिलैक्स होकर बैठना, स्टोरी की तरह सुनना, स्टोरी समझना। पेपर में आपको यही लिख के आना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहली जो चीज़ आज हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, आपने नाम सुने हो अगर ये दोनों, हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब किस कंटेक्स्ट में आपको ये चीज़ें याद है? ये जो दोनों जगहों पर USA ने 1945 में बॉम्ब गिराया था। कौन सा बॉम्ब? न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, इसकी वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1 सेकंड में या फिर कुछ ही सेकंड्स में सारी पॉपुलेशन गायब हो गई, है ना। तो अब मान लो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अगर किसी नेशन के पास आ जाती है या फिर कोई ऐसी ऐसा कोई वेपन आ जाता है किसी कंट्री के पास, तो क्या बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए थ्रेट नहीं है? तो आप बोलोगे यार बिल्कुल थ्रेट है। ठीक है, तो इसी के ऊपर है आज की सारी कहानी। ठीक है, अब कैसे ये जो थ्रेट है जो USA ने यूज़ करा, चाहता तो USA इसको यूज़ ना भी करता। ठीक है, जापान वैसे भी हारने वाला था उस वॉर को। वर्ल्ड वॉर 2 की बात चल रही है, तो जापान वैसे भी लगभग हार ही चुका था। उसके अलावा जो USA ने यूज़ कर लिया उसके बाद सारी स्टोरी शुरू होती है। तो यहाँ पे बनता है 1945 में यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, मैं जब भी आपको UN बोलूँ, आपको बस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन दिमाग में लानी है जो कुछ काम नहीं करती। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन कुछ काम करती ही नहीं है। इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है बट एक्चुअल में ज़ीरो। ठीक है, तो जब भी मैं यूनाइटेड नेशन बोला आपको ये समझ आना चाहिए। अगली चीज़, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है क्या। अगर USA के पास न्यूक्लियर पावर आ गया, न्यूक्लियर वेपन आ गया, तो क्या इंडिया के पास है? तो आपको पता है कि इंडिया तो न्यूक्लियर पावर वैसे ही है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान के पास है, आप बोलोगे पाकिस्तान के पास भी है। ठीक है, इसके बाद इजराइल के पास है, आप बोलोगे इजराइल के पास भी है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा न्यूज़ व्यूज़ देखते हो तो। अब क्या ईरान के पास है? ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन थोड़ा माइंड में सोच के बैठो, क्योंकि अब आगे जो हम देखने वाले वो इसी चीज़ को देखने वाले कि क्यों ईरान और USA की वॉर चल रही है एंड क्या सब कुछ चल रहा है इस टाइम पर। ठीक है, तो अगर हम कहानी की शुरुआत करें तो कहानी की शुरुआत होती है 1945 पर, जहाँ पर ये अटैक हुआ। ठीक है, अब इस अटैक के बाद क्या हुआ? एक ट्रीटी बन के आती है, या फिर मैं बोलूँ सबसे पहले क्या हुआ, जो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई इसके बाद 2 सुपर पावर निकल के आती है। आप बोलोगे दोनों कौन सी सुपर पावर्स है? एक हो गई USA और एक हो गई USSR। ठीक है, अब ये दोनों पावर्स जो है इनके बीच में एक वो चलती है कोल्ड वॉर टाइप की। ठीक है, उस कोल्ड वॉर में क्या होता है, इनके बीच में चलती है आर्म्स रेस। आर्म्स रेस मतलब हाथों की लड़ाई नहीं, आर्म्स रेस मतलब कि हम में से कौन ज़्यादा डेवलप हो सकता है, कौन ज़्यादा अचीवमेंट ला सकता है। ठीक है, जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया, न्यूक्लियर हेड्स बनाने शुरू हो गए, वॉर हेड्स बनाने शुरू हो गए, डिफेंस वॉर हेड्स बनाने शुरू हो गए। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती गई एंड बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। ठीक है, तो 1945 से 1953 एटॉमिक मोनोपोली एंड्स, और यहाँ पर जो है बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी कंट्रीज़ भी जो है वो उन्होंने देखा कि यार USA ने इतना तगड़ा बॉम्ब जो गिरा दिया, अब हमको भी ऐसा बनाना है। ठीक है, तो उस टाइम पे 5 कंट्रीज़ की हालत थोड़ी अच्छी थी। ठीक है, कौन कौन सी 5 कंट्रीज़ अगर मैं आपको बताऊँ? UK, USA, फ्रांस, और अगर आप फ्रांस के साथ जनरली जर्मनी सोचते हैं, बट जर्मनी तो वर्ल्ड वॉर हारा ही था ना, तो जर्मनी के पास तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा माइंड में रखना। ठीक है, अगर आप अगला सोचते हैं जापान, तो जापान भी नहीं हो सकता क्योंकि जापान के ऊपर तो गिराया ही था। ठीक है, तो UK, USA, फ्रांस, इसके अलावा चाइना एंड इसके अलावा USSR, या फिर स्पेसिफिकली बोलूँ रशिया। ठीक है, इन 5 नेशन के पास आए न्यूक्लियर पावर वो वेपन्स। ठीक है, 5 नेशन, ये वाले 5 नेशन। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ को क्या बोलते हैं? P5 कंट्रीज़। P5 कंट्रीज़ मतलब परमानेंट 5 कंट्रीज़। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं कहानी। तो अब हमने कोल्ड वॉर देख ली, कोल्ड वॉर शुरू हुई जिसके अंदर जो USA एंड USSR है वो अपने जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनको काफ़ी इंक्रीज़ करने लग गए, एक आर्म्स रेस में आ गए। आर्म्स रेस मतलब मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें जो वॉर हेड्स वगैरह हो गए, ये सारे इंक्रीज़ करने लग गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कुछ साल बाद ना एक चीज़ ऐसी आई कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के पास एक पावर आने लग गई। ठीक है, और एक इन कंट्रीज़ के बीच में एक कंसर्न आया, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ को एक कंसर्न हुआ कि यार ऐसे तो सबके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा, पावर प्लांट, सॉरी गलती से नहीं, न्यूक्लियर पावर वेपन आ जाएंगे। ठीक है, अब मान लो आप
एक पर्सन है, ठीक है, आपका घर है एक सोसाइटी में, ठीक है। अब आपका कोई पड़ोसी है, वो लेके आ जाता है भाई कोई एक बहुत बड़ा सा डीजे लेके आ जाता है मान लो, ठीक है। और वो क्या करता है कि वो रात को डीजे बजाता है और आपको काफ़ी सारी परेशानी होती है, ठीक है। या फिर आपको डर है कि अगर उसके पास इतना पावरफुल डीजे है, अगर उसने वो डीजे बजा दिया तो आपके आपकी जो फ्रीडम है या फिर आपकी जो लाइफ है वो ख़राब हो सकती है एक तरीके से, है ना, कि आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है उससे। तो आपने क्या करा, इसको डराने के लिए अपने घर में इससे भी बड़ा म्यूज़िक सिस्टम लेके आ गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पर्सन जो है ये इसको मतलब ये अपना जो भी म्यूज़िक सिस्टम है, डीजे की जगह म्यूज़िक सिस्टम, ये जो म्यूज़िक सिस्टम है इसको नहीं बजाएगा, क्योंकि इसको पता है कि इस साइड वाले के पास मुझसे ही बड़ा है, और अगर मैंने यहाँ पे अपना कुछ शोर वोर मचाया तो साइड वाला मुझे उल्टा परेशान कर देगा, ठीक है। तो यही होती है एक्चुअल में जो हम देखते हैं ग्लोबल में जो मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में जो रेस चलती है, ठीक है। तो क्या हमने देखने को मिला कि यहाँ पर जो थी सारी कंट्रीज़ को एक कंसर्न हुआ कि यार ऐसे तो सबके पास आ जाएगा, ठीक है। तो सारी कंट्रीज़ जो थी वो लेके आई, मतलब सारी कंट्रीज़ मतलब जो मेन 5 कंट्रीज़ हैं बेसिकली वही लेके आई एनपीटी। एनपीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो ट्रीटी है, जो भी लोग साइन करेंगे, जो भी कंट्रीज साइन करेंगी, ये अपने कभी भी मतलब कभी भी नहीं, अगले 25 साल तक, ये जो ट्रीटी थी 25 साल के लिए थी, तो ये 25 साल के लिए कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप कर सकती अपना, ठीक है। तो इसमें 2 कंट्रीज़ को डिवाइड करा गया, एनपीटी हो गया, एक बार अगर कोई स्पेस मिले तो चलो एक बार थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। एनपीटी अब आपको समझ आया क्या होता है। एनपीटी में 2 टाइप के नेशन इन्होंने डिवाइड करे। एक टाइप का नेशन को बोला एनडब्ल्यूएस, मतलब न्यूक्लियर वॉर स्टेट्स, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। और दूसरा हो गया कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ठीक है। अब मान लो एक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है और दूसरे के पास नहीं है, तो ये कुछ नेगोशिएट करने आएंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई ऐसे कैसे, अगर हम नहीं रखेंगे अपने पास न्यूक्लियर वेपन तो आप भी नहीं रखोगे, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हुआ कि जो जिन कंट्रीज़ के पास अभी न्यूक्लियर वेपन है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को धीरे धीरे करके ख़त्म करेगी, ठीक है, धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद कम करती जाएंगी, ठीक है। बट आपको लगता है यूएसए और यूएसएसआर जैसे जो नेशन रहते बड़े बड़े ये मानने वाले थे एक्चुअल में, तो ये कंट्रीज एक्चुअल में नहीं मानती, बट ऑन पेपर से मानती है, ठीक है। अगली चीज़ अगर हम देखें तो 1995 में क्या होता है, 25 साल पूरे हो जाते हैं इस चीज़ को। अब 25 साल पूरे हो गए तो अब आगे भी कुछ बात बढ़ेगी, तो अब साइन होता है जो एनपीटी होता है, इसको ये जो कंट्रीज़ है ये कहती है कि इसको अब इनडेफिनेटली हम बढ़ा देते हैं, जो हमने पहले शुरू 25 साल के लिए करा था। तो अब क्या है, अब कंट्रीज़ जो है कभी भी नहीं बना सकती जिन्होंने साइन कर रखा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। अब ये जो कंट्रीज़ है कभी भी अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकती इस फ्यूचर में भी। उसके बाद क्या आता है, एक CTBT अडॉप्ट होता है UN में 1996 में। हाँ, तो CTBT क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री, कोई भी, चाहे वो P5 कंट्रीज़ हो या फिर P5 के बाहर की कोई कंट्री हो, कोई सी भी कंट्री कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकती एनवायरनमेंट में, ओपन एनवायरनमेंट में या फिर कहीं पर भी, ठीक है। तो ये बात साइन हुई, ठीक है। अब इसके भी क्या था कि CTBT अडॉप्टेड इन 1996 टू बैन ऑल न्यूक्लियर टेस्टिंग, सारी न्यूक्लियर टेस्टिंग अब बंद हो गई। कुछ साल बाद अभी थोड़ा रिसेंट टाइम में हमको देखने को मिलता है 2017 में कि TPNW साइन होता है। अब TPNW क्या होता है यार, तो TPNW होता है ट्रीटी फॉर प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, NPT का है थोड़ा एडवांस वर्जन। तो इसमें क्या है, कोई भी कंट्रीज़ डेवलप नहीं करेगी, थोड़ा और ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। चैलेंजेस विद नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड टैक्टिकल स्टॉकपाइल्स, ये भी आपको समझ आ जाएगा, मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब तक हमको क्या समझ आया, कोल्ड वॉर हुई, NPT बनाई इन्होंने कंट्रीज़ में सारी मिलके कि ताकि कोई और कंट्री न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, ठीक है। फिर उसको ही और थोड़ा एक्सपैंड करा कि अब कोई टेस्ट भी ना कर पाए आगे जो न्यूक्लियर वेपन से। उसके बाद इन्होंने और उसको स्ट्रिक्ट करा, NPT का जो लॉ था, ठीक है, उसको न्यू नाम दिया और उसको और स्ट्रिक्ट करा गया ताकि और कोई कंट्री ऐसा सोच भी ना पाए, ठीक है। अब आप बोलोगे यार इससे मेरा क्या फ़ायदा, इससे मुझे क्या मिला, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम इंडिया की टाइमलाइन में। अब इंडिया इस जगह पर कहाँ पर है, अब पूरी टाइमलाइन तो हमने देख ली, 50 साल की, 60 साल की, जो भी जितने भी साल की थी पूरी टाइमलाइन हमने देख ली, बट इसमें इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, इंडिया के पास कैसे न्यूक्लियर पावर आई, है ना। तो अब हम देखते हैं इंडिया के पास कैसे न्यूक्लियर पावर आई। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शुरू होता है लगभग 1960s के आसपास, ठीक है, जहाँ पे फाउंडेशन जो थी उसकी वो हम ले करते हैं 1954 में, ठीक है। तो अब क्या हुआ इंडिया के उसमें न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में, ठीक है। सबसे पहले 1968 में हम एक अपना डिज़ाइन करना शुरू करते हैं न्यूक्लियर पावर को, ठीक है।
अच्छा, जो हमने इंडिया ने जो न्यूक्लियर पावर अपना डिज़ाइन करा है, वेपन डिज़ाइन करा है, वो खुद का इंडिजीनियस है। हमने बेयर मिनिमम भी किसी से हेल्प नहीं ली है, ठीक है। हमने सब कुछ अपना खुद से बनाया है, ठीक है। मतलब अगर कहना चाहो तो बेसिकली एक बार को रशिया से आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, बट बाकी सब हमने इंडिजीनियसली ही करा है, खुद से करा है, खुद की टेक्नोलॉजी यूज़ करके करा है, ठीक है। तो एक 3 स्टेज प्रोग्राम बना, जो कि आपने सुना होगा, होमी भाभा करके, वो उनकी डेथ हो गई थी। अगर आपने यूट्यूब वगैरह किसी की वीडियो देखते हो कोई एजुकेशनिस्ट की, तो वो काफ़ी सारे लोग ऐसे उनके ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं, अगर आपने सुनी हो तो उन्होंने क्या करा, शुरू करी ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस टाइम पे क्या था, एनपीटी शुरू हुआ आना। अब एनपीटी जो था इंडिया ने साइन करा होगा क्या, तो सोच के बताओ। अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इंडिया क्या है, इंडिया आइडियलिस्ट है, ठीक है, इंडिया रियलिज्म के ऊपर तो ध्यान नहीं देता और ये सारी चीज़ें, तो क्या इंडिया एनपीटी साइन करेगा, क्या लगता है। तो अगर आपने वो लेक्चर ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको बताया था 1967 से पहले इंडिया आइडियलिस्ट था, है ना। और 1967 के बाद इंडिया क्या था, रियलिस्ट पे ऊपर आया था, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आने वाली थी, है ना, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं करी, ठीक है। इंडिया ने बोला हम एनपीटी साइन नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेटरी है, और तुम बस एक अपने जो 5 नेशन है उनका फ़ायदा कर रहे हो और हमारा फ़ायदा नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके बाद इंडिया उसके ही 1974 में, मतलब 6 साल बाद लगभग, अपना पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो करता है, जिसका नाम देता है स्माइलिंग बुद्धा। ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है यहाँ पर, कुछ ऐसे मतलब किसी के ऊपर अटैक नहीं करता, बट ये एक पीसफुल एक्सप्लोजन करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पोखरान 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, 20 साल बाद वापस आती है सीटीबीटी। सीटीबीटी आपको पता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकता कोई। तो अब क्या हुआ, 1996 में इंडिया ने इसको भी साइन नहीं करा। इंडिया ने बोला कि हम मतलब ये क्या बात हुई, अब तुमने अपना कर लिया और हम क्यों ना करें, अपना न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो बात आई, तो इसके बाद इंडिया ने अपना निकाला अगला ऑपरेशन शक्ति, जिसके अंदर पोखरान 2 टेस्ट हुआ और इंडिया फाइनली जो था अपना न्यूक्लियर पावर्ड नेशन बन चुका है, ठीक है। तो 1998 में इंडिया जो था अपना न्यूक्लियर पावर नेशन बन गया। अब न्यूक्लियर पावर नेशन तो बन गया, बट अब क्या, ठीक है, अब पाकिस्तान पीछे रहने वाला है क्या। तो पाकिस्तान ने भी अपना जो बूस्ट करा न्यूक्लियर पावर जो बनाने वाला था वो, और वो भी बन गया, ठीक है। अब पूरा अगर आप लाइक एशिया देखें तो एशिया में किस किस के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स आ गई, एक तो चाइना हो गया, एक इंडिया हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। अब एक बार आप अगर नोटिस करो तो इस रीजन में, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा हो, मैं कैसे दिखाऊँ यहाँ पर, ठीक है, तो इस रीजन में मतलब कि जो वेस्ट एशिया रीजन हो गया, वहाँ पर किसी के पास नहीं था, तो इसराइल ने भी थोड़ा पुश करा और इसराइल के पास भी आ गया, ठीक है। इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ईरान। क्यों है वो, चलो इस वीडियो में वो थोड़ा इरेलीवेंट हो जाएगा, बाकी मैं आगे कभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब 2005 और 2008 के बीच में क्या हुआ, अब इंडिया के पास जो था वो सिविल न्यूक्लियर डील एक साइन करना चाहता था। सिविल न्यूक्लियर डील में क्या था, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, इंडिया उसको बनाना चाहता था, बट एक एनएसजी होता था, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ठीक है, जिसका इंडिया पार्ट नहीं था, या फिर इंडिया को निकाल दिया गया था, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया अगर उसका पार्ट नहीं था तो इंडिया को मतलब कैसे मिलेगा, यूरेनियम चाहिए होता है हमको न्यूक्लियर पावर के लिए, या फिर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनके लिए। तो इंडिया ने एस जयशंकर जो है अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है, वो गए और उन्होंने जाके डील साइन करी यूएसए के साथ, जिसमें हमको बिना उसमें साइन करे ही जो सारा सामान था वो मिलना शुरू हो गया, ठीक है। और उसी के बाद से हम जो सारा न्यूक्लियर में अभी टेस्टिंग करते हैं, जो भी हम करते हैं वो सब कुछ, अब इसके आगे की कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन कहानी जो थी ये थी कि इंडिया को कैसे न्यूक्लियर पावर लाइक नेशन बना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि इंडिया के जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है उसके ऊपर एक एवोल्यूशन की, मतलब इंडिया के या फिर वर्ल्ड की या फिर जो भी है उसके ऊपर एक एवोल्यूशन के ऊपर लिखो, 500 वर्ड्स लिखो, 400 वर्ड्स लिखो, जितने भी वर्ड्स लिखने होते हैं आपको, मतलब जितने भी लिखते हो तो उतने वर्ड्स लिखो। तो अब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि कोल्ड वॉर में क्या हुआ, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, फिर कोल्ड वॉर शुरू हुई, फिर एनपीटी एरा आया, फिर सीटीबीटी एरा आया, उसके बाद TPNW आया, ठीक है। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आप लिखोगे कि इंडिया का रोल क्या था इसके बीच में। इसमें मतलब बहुत आराम से 500 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप 500 से भी ज़्यादा वर्ड लिख के आ सकते हो इतनी सी स्टोरी के ऊपर, ठीक है। तो आपको अब जो भी सारे कीवर्ड्स थे वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो मैं क्लीन मतलब शुरू में जाके आपकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शुरू में स्लाइड भी क्लीन थी तब, ठीक है। तो आई होप आपको पहला टॉपिक समझ आ गया होगा आज का। थोड़ा लंबा टॉपिक भी हो गया, मेरे ख्याल से 15 मिनट्स का हो गया टॉपिक, कोई बात नहीं। अगला देखें अगर हम, तो न्यूक्लियर रिजीम में अब क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्रक्चर था जो मैंने बताया, P5 नेशन के पास ही क्यों हो बस न्यूक्लियर पावर्स जो है। सेफगार्ड मैकेनिज्म था जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एनर्जी के ऊपर थी, एटॉमिक एनर्जी के ऊपर, उसमें
जो था वो बस एक वॉच डॉग की तरह रह गए। मतलब कुछ काम, कह रहा हूँ ना मैं, यूएन की कोई बॉडी कुछ काम नहीं करती भाई, ठीक है, कोई इंटरनेशनल बॉडी कुछ काम नहीं करती, सारी बेकार है। अगला CTBT डेफिशिएंसीज की, लाइक अगर CTBT था कि जिसने साइन कर दिया वो टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बट इंडिया ने फिर भी टेस्ट करके दिखा दिया कि लो भाई हम न्यूक्लियर नेशन हो गए। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी लाइक ट्रीटीज़ का, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारी न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये सारी ट्रीटीज़ लिखी थी। इतना डिटेल में अब मेरे ख्याल से याद भी नहीं हो पाएगा आपको, परसों पेपर है तो ये चीज़ें रहने देते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक अगर हम देखें, ग्लोबलाइजेशन और मल्टीपोलैरिटी। सबसे पहली चीज़ ग्लोबलाइजेशन, अगेन सेम चीज़ भाई, मैं कहता हूँ सब इंडिया में आज तक सबसे इंपॉर्टेंट 2-4 चीज़ें हुई है, जिनमें से एक है 1991 का LPG रिफॉर्म, ठीक है। अब LPG रिफॉर्म में मुझे आप बताओगे L, P और G की तीनों की फुल फॉर्म, तो आप बता दोगे। L मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तीनों की वजह से ही इंडिया की जो भी इकोनॉमी है वो सस्टेन कर रही है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने जो अपनी मार्केट है ना वो ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन कर दी एक तरीके से, ठीक है, कि हम तुम पे इतने लाइक बैन्स लगाएंगे, तुम हम पे इतने टैरिफ्स मत लगाना, और सब थोड़ा मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। मल्टीपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? अगर मल्टीपोलैरिटी का आपको मैं बताऊँ मतलब, तो जैसे मान लो एक कोई एक ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप में अगर हम एक लीडर रखें तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिपोलर वर्ल्ड। अगर मैं 2 लीडर रख लूँ तो उसको क्या बोलेंगे? बाईपोलर वर्ल्ड। अगर मैं बहुत सारे लीडर्स बना दूँ, ठीक है, ये ग्रुप मान लो 100 लोगों का था और मैंने लीडर बना दिया इसमें 10, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपोलैरिटी। मतलब काफ़ी सारे लीडर्स जो है और डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के, वो सारे इन 100 लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मल्टीपोलैरिटी। अब मल्टीपोलैरिटी आपको समझ आ गया, ग्लोबलाइजेशन आपको समझ आ गया कि इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ करनी है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करनी है, जिसमें हम अपनी मार्केट ओपन करें दूसरों के लिए, दूसरों की मार्केट जो है उनका एक्सेस लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ये कब मतलब 1991 में ये हुआ, 1995 में WTO इस्टेब्लिश हुआ, है ना। WTO इस्टेब्लिश हुआ तो उससे क्या हुआ? WTO इस्टेब्लिश होने से उन्होंने लाइक मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए कि सारे नेशन आपके लिए बराबर है, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक नेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब ये होता है कि सारे नेशन बराबर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेके आई। इन्वेस्टिगेटिंग द डुअलिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इंटीग्रेशन, शिफ्ट टुवर्ड फ्रेगमेंटेड सेंटर टू पावर्स, ठीक है। अब देखो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड डायनेमिक्स क्या है, ठीक है। फोर्सेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्यों ग्लोबलाइजेशन होता है? ताकि हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर पाए। वेस्टफीलियन डिक्लाइन, वेस्टफीलियन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर शायद उससे पिछली वीडियो में। वेस्टफीलियन डिक्लाइन क्या होता है? वेस्टफीलिया कहता है कि भाई हमारे जो स्टेट की बाउंड्री है ना वो एब्सोल्यूट है, वो अल्टर नहीं होनी चाहिए, कोई ट्रेडिशन बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ बाहर नहीं जाना चाहिए। वेस्टफीलियन जो आइडियोलॉजी वो ये कहती है। तो स्टेट मोनोपोली एंड अथॉरिटी डिमिनिश विद राइज ऑफ MNC, NGOs, ट्रांसनेशनल स्टेट नेटवर्क्स, आपको समझ आ गया होगा। अगली चीज़ अगर हम देखें ग्लोबल गवर्नेंस, अब आपको ये भी समझ आ गया होगा। ग्लोबल गवर्नेंस हम पढ़ चुके हैं पहले डेमोक्रेसी में हमने कहाँ पढ़ा था? कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी में, ठीक है, जहाँ पर हम ना सिर्फ अपने नेशन को गवर्न करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम पूरे रीजन को या पूरे वर्ल्ड को गवर्न करें। जैसे कि WTO में पार्ट होना, UN में पार्ट होना, IMF में पार्ट होना, वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरा आता है शिफ्ट टू मल्टीपोलैरिटी, जो कि मैंने बताया, इरोजन ऑफ हेजेमनी, ठीक है। इसके ऊपर देखो, मैं अगर कहीं स्पेस हो, ठीक है, यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन्ड है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हुआ, यहाँ पर देखते हैं। हमने सबसे पहले वापस से World War II के एंड पे आए और हमने देखा USA निकल के आ गया, और निकल के आया दूसरा कौन? USSR, ठीक है। अब कोल्ड वॉर चली, लेट 1980s में USSR टूट गया और USA जीत गया। अब मैंने आपको बताया था कि USA जीत गया तो सारी कंट्रीज़ को क्या लगेगा कि USA तो बहुत अच्छा है ना। USA की आइडियोलॉजीज़ जो है, USA जो अपने प्लान करता है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी करता है ना। तो अब यहाँ पर ना क्या बनना शुरू हुआ, USA को एक सुपर पावर की तरह सब देखने लग गए, ठीक है। USA जो है भाई बहुत तगड़ा, ठीक है। जैसे मान लो कोई मतलब आपके एरिया में कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम कर दे तो सब उसको सोचेंगे ना यार ये तो मतलब अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो USA को सब एक थोड़े उस वाले माइंडसेट से देखने लग गए। अब क्या हुआ, अगर आपको पता हो 2008 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ठीक है। क्यों आया था, रीज़न चलो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। 2008 में USA ने क्या करा, बहुत सारे ना चीप जो थे होम लोन्स दे रखे थे, और बाद में जाके क्या हुआ उसके बीच में मतलब इधर उधर करने लग गए लोग, सस्ते खरीदने लग गए, महंगे बेचने लग गए, ये सब कुछ होने लग गया। तो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, ठीक है, वर्ल्ड में।
तो लोगों को समझ आया कि यूएसए जो था वो बस एक फेक था, ठीक है। यूएसए कोई रियल में इतना अच्छा नहीं था, यूएसए बस दिखाता था कि हम इतने अच्छे हैं, ठीक है। और 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसने वो कर दिया, एक्सपोज कर दिया यूएसए की इकोनॉमी को, ठीक है। इस मोमेंट पे क्या देखने को मिलता है, यूएसएसआर जो था वो टूट चुका था, रशिया सबसे बड़ी पावर थी इनमें, है ना। रशिया के अलावा अगर आपको अब तक इस सब कुछ समझ आ रहा हो तो चाइना आप कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। तो चाइना जो थी सेकंड, उस टाइम पे मेरे ख्याल से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं थी, बट स्टिल प्रेजेंट टाइम पे वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उस टाइम पे भी काफ़ी डोमिनेंस था उसके इकोनॉमी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना के जो चीप प्रोडक्ट थे, चाइना की जो चीप लेबर मार्केट थी, चाइना के पास जो रॉ मटेरियल थे, चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी थी, वो अभी भी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं थी, ठीक है। तो 3 कंट्रीज़ आती है, रशिया, यूएसए एंड चाइना, ठीक है। तीनों कंट्रीज़ को यहाँ पे फिर वर्ल्ड देखते हैं कि अब इन तीनों में से कौन सी सबसे पावरफुल है। यहाँ पे चाइना लिख लेते हैं, इन तीनों में से सबसे पावरफुल कौन है। इसको बोलते हैं मल्टीपोलैरिटी, ठीक है। हम 3 चीज़ें देख रहे हैं, 3 कंट्रीज़ देख रहे हैं जिनको हम एज अ लीडर मान सकते हैं इस टाइम, प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। क्या इंडिया इसका पार्ट हो सकता है? तो यार देखो, अब मैं अगर मतलब बिल्कुल सीरियस टर्म्स में बताऊँ, इंडिया के पास अभी इतना डोमिनेंस नहीं है, फिर इतनी हेजिमनी नहीं है वर्ल्ड मार्केट में, ठीक है। कि इंडिया के बिना अगर इंडिया की मार्केट एब्सेंट हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि यूएसए की जो मार्केट है वो सेल नहीं हो पाएंगे इंडिया में, चाइनीज़ जो मार्केट है वो इंडिया में सेल नहीं हो पाएंगे, इंडिया की जो सर्विसेज है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मेन क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है कि क्या इंडिया भी मल्टीपोलैरिटी का एक हिस्सा है, तो आपको दोनों पार्ट लिख के आने पड़ेंगे, हाँ और ना के बीच में। अगर क्वेश्चन मतलब एक्सप्लिसिटली अगर इसके ऊपर नहीं आता तो आप इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है। बट जो कि मैं समझाना चाहता हूँ, मैंने समझा दिया कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि जिसकी वजह से वर्ल्ड ही पूरा शट डाउन हो जाए। रैदर दैन अगर रशिया बंद हो जाता है कल को, या फिर यूएसए अपना मार्केट बंद कर लेता है तो काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा, चाइना बंद कर लेता तो पूरा वर्ल्ड एक तरीके से ठप पड़ जाएगा, ठीक है, जो वो वर्ल्ड की मार्केट है। तो ये होता है मल्टीपोलैरिटी कि एक से ज़्यादा नेशन को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको एक स्टोरी समझ आई कि कैसे चाइना, रशिया और यूएसए जो है तीनों मेजर पिलर्स है वर्ल्ड के, ठीक है। राइज ऑफ रीजनल पावर्स जैसे ब्राज़ील, इंडिया, जो ये मैंने आपको शुरू में बताया था पिछले लेक्चर में कि ग्लोबल साउथ का इंडिया जो है लीडर बनना चाहता है, मतलब ग्लोबल साउथ की वॉइस बनना चाहता है। जो भी ग्लोबल साउथ में सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उन सबकी वॉइस इंडिया आगे रखना चाहता है ना। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, सेकेंडरी पावर हेज बिटवीन ब्लॉक्स रेदर देन जॉइनिंग सिंगल रिजिड अलायंस, ठीक है। जैसे कि इंडिया कोशिश करता है कि सारे जो इंस्टीट्यूशन है, एससीओ, ब्रिक्स, क्वाड, ये सारे जो कंट्रीज़ है या फिर G20, इन सब के बीच में एक मीडियम का काम करे, ठीक है, और ऐसे करके काम करे। तो बाकी सारी कंट्रीज़ भी ऐसी काफ़ी सारे अपने जो रीजनल ब्लॉक्स है उनमें अपनी हेजेमनी बनाने की कोशिश करती है, उनमें अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश करती है, ये सारी चीज़ें। मल्टीपोलैरिटी अगर हम शिफ्ट देखें, जो कि अभी हमने समझा कि पावर डिफ्यूजन क्या होता है, हाई लेवल शिफ्ट फ्रॉम प्योर मिलिट्री हेजेमनी टू जियो इकोनॉमिक, साइबर एंड टेक्नोलॉजिकल स्फेयर। अब हमने यहाँ पर अगर देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि यूएसए के पास बहुत तगड़ी मिलिट्री है, और यूएसए की वजह से मतलब इतनी तगड़ी मिलिट्री है इसलिए यूएसए जो है एक पोल जो है इंडिया मतलब वर्ल्ड का जो एक पोल है वो होल्ड करके खड़ा हुआ है, या फिर रशिया के पास बहुत तगड़ी ऐसे कुछ है, ठीक है। सॉरी अगर टर्मिनोलॉजी मतलब मेरे वर्ड्स थोड़े ऐसे लगे, तो बहुत अच्छी अगर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यूएसए की मार्केट इतनी बड़ी है, इकोनॉमी इतनी बड़ी है ना, टेक्नोलॉजी चाइना के पास इतनी अच्छी है, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सारी इन नेशंस के पास कितना डिफरेंट है पूरे वर्ल्ड से, है ना। यूनिलैटरल कोलिशन, जैसे कि छोटी छोटी कोलिशन बनना, जैसे कि हमने देखा क्वाड क्या है, क्वाड है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस की ग्रुपिंग। ऑकस हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस की ग्रुपिंग। तो ऐसी जो ग्रुपिंग ये बनना हमने देखा, शुरू करा, ठीक है। और ग्लोबल साउथ असर्टिवनेस, जो कि हमने वही मैंने बताया, ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ के बीच में क्या सारी लड़ाई चलती रहती है। ब्रिक्स बना, एससीओ बना, ये सारी जो ग्रुपिंग्स है ये सारी वो बनी। तो अगला टॉपिक अगर हम देखें, मार्क्सिस्ट अप्रोच टू आईआर। देखो मेरा मन तो नहीं था वैसा वाला टॉपिक इंक्लूड करने का, बट इसके ऊपर एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये मैं आपको वैसे ही काफ़ी 2 से 3 बार मेरे ख्याल से MPS जो मैंने 003 का पढ़ा है उसमें भी बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो MPS अपना 001 था उसमें भी मैंने आपको मार्क्सिज्म पढ़ाया, और यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपको मार्क्सिस्ट अप्रोच मुझे लगता है अब तक अच्छे से आ गई होगी, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा हो, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या कहती थी भाई, वही चीज़ कहती थी, आप ही बताओगे। चलो, एक क्लास होती थी यहाँ पर, अपर क्लास होती थी जिसको कुछ एक B से कुछ वर्ड बोलते थे, एक लोअर क्लास होती थी जिसको P से कुछ वर्ड बोलते थे। दोनों वर्ड आप सोच के बताओगे मुझे, ठीक है, कमेंट्स में बताना है तो, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर हम देखते थे कि एक एक्सप्लॉयट करता है, एक एक्सप्लॉयट होता है, ठीक है। जो एक्सप्लॉयट हो रहा है बेचारा, तो अब क्या कहता था वो कि ये जो है ये सारे मिलके रिवोल्ट करे और इस रिवोल्ट से क्या हो, एक स्टेटलेस सोसाइटी बन जाए। तो
अब अगर मैं इस सेम जो चीज़ है, इस सेम चीज़ को अगर मैं थोड़े ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ले आऊँ, अगर मैं इसको स्टेट हटा दूँ, ठीक है, स्टेट की जगह मैं बोलूँ कि वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड जो है वो 2 क्लासेस के ऊपर चलता है। एक एलाइट क्लास बोले तो जो अपने यहाँ पे बी वाली क्लास है, ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी हो गई वो हो गई थोड़ी वर्कर क्लास, जो कि हमारी पी वाली क्लास है, ठीक है। अब ये जो है हमने यहाँ पर देखा, ये वर्ल्ड के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, एलाइटिस्ट कौन हो गए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए बड़े बड़े, और वर्कर कौन हो गए, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पास खोने को कुछ नहीं है। ये चीज़ रखना, जो ये वाली पी वाली क्लास होती है इनके पास खोने को कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मार्क्स कहते हैं ये हिस्टोरिकल मेटरलिज्म, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का बेस है, शेप द पॉलिटिकल लीगल एंड इंटरनेशनल सुपर स्ट्रक्चर फॉर पावर। इतना इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो अलग से सुपर स्ट्रक्चर है, इतनी इंपॉर्टेंस में नहीं जाती अभी। वर्ल्ड सिस्टम जो है ग्लोब इंटू एक्सप्लॉइटिव, जो मैंने बताया, एक एक्सप्लॉइट करता है, एक एक्सप्लॉइट होता है बेचारा, ठीक है। अब इसमें क्या था, देखो इन्होंने बोला कि वर्ल्ड के बेसिस पे होना चाहिए, तो लेनिन जो थे, लेनिन ने सेम आइडिया जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करी रशिया पे, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने अप्लाई तो करने की कोशिश करी कि जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ थे, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि इनको रिवोल्ट करना चाहिए। लेनिन आए, उन्होंने रिवोल्ट करा, ठीक है, और रिवोल्ट करके एक स्टेटलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश करी, बट रिजल्ट क्या निकल के आया ना, स्टेटलेस सोसाइटी नहीं बनी, रैदर इसकी जगह क्या हुआ, लेनिन जो थे वही लीडर बन गए, ठीक है। तो क्या एक्चुअल मार्क्सिज्म जो है वो एक्चुअल में वर्ल्ड जो ऑर्डर है उसको कन्वर्ट कर भी सकता है एक स्टेटलेस सोसाइटी में। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि मतलब ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर, मार्क्सिज्म अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन, तो यही लिख के आओगे यार, सेम चीज़ बहुत बार रिपीट कर चुका, वही चीज़ है वापस से, ठीक है, एक्सप्लॉइटेड वो सारी चीज़ें। तो इसमें आप एक बस केस स्टडी और लिख के आओगे। रशिया जो था, लेनिन था वहाँ पर एक, उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया। रशिया जो मतलब लेनिन जो था एक्चुअल में वही लास्ट में आके लीडर बन गया। कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वेयर मोनोपोली कैपिटलाइज्ड टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मार्क्सिस्ट क्रिटिक क्या था, और जो कि मैंने बताया कि नहीं बन सकती स्टेटलेस सोसाइटी, सेम चीज़ आएगी, सेम चीज़ लिख के आनी है, नो डिफरेंस, बस लिख के आना है कि मार्क्सिस्ट आइडिया एट एन एक्सपेंडेड लेवल, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ टॉपिक के ऊपर आए, लिबरलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, फिर से आते हैं भाई 1991 में, एक ही साथ लिखा नहीं चाहिए थे मेरे ऐसे मुझे। 1991 में अगर एक और बार हम आते हैं तो हमने देखा एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन देखा हमने इसके अंदर, ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब था क्या, लिबरलाइजेशन का मतलब था कि हमने अपनी जो इकोनॉमी है उसको लिबरलाइज कर दिया, मतलब उसको हमने फ्री कर दिया। फ्री किन से, जो हमने हमारे जो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन से, ठीक है, जो भी बीच में दिक्कतें थी उन सबको हटा दिया। तो अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि हमने अपनी मार्केट को करा ओपन बाकी इकोनॉमीज़ के लिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अगर मैं अपनी मार्केट जो है बाकी इकोनॉमीज़ के लिए ओपन करता हूँ तो बाकी इकोनॉमीज़ मेरे में इंपोर्ट कर सकती है, मतलब एक्सपोर्ट कर सकती है अपना सामान जो है मेरी कंट्री में, ठीक है। उसके अलावा वो एफडीआई इनफ्लो बढ़ेगा, उसके बाद एफपीआई इनफ्लो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे आके मतलब टूरिज़्म बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, अजम्पशन ऑफ लिबरलिज्म क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मतलब मान लो एक नेशन है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई देखो चाइना जो है मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, मैं चाइना के साथ ही सारा काम करूँगा, ठीक है, मुझे खाना पीना जो भी काम करना है सारा मैं चाइना के साथ करूँगा, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या आएगी, चाइना मान लो एक चीज़ में अच्छा है कि चाइना के पास सेमीकंडक्टर है, ठीक है, बट चाइना के पास मान लो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर चाइना हमको मना कर रहा है टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता मैं तुमको, तो हमको किसी और कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। तो मान लो हमने जापान के साथ रिलेशन अच्छे कर लिए कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा, चाइना को छोड़ो, चाइना से बस सेमीकंडक्टर लूँगा और बाकी सारी तुमसे चीज़ लूँगा, ठीक है। तो जापान बोलेगा कि यार अब मेरे पास भी इतनी चीज़ नहीं है जो मैं तुमको दे सकूँ, तो तुम कहीं और जाके पूछो। तो इंडिया जाएगा रशिया के पास, रशिया से जाके बोलेगा कि यार तुम मुझे थोड़ा न्यूक्लियर का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो। तो ऐसे ऐसे जो चीज़ है कि एक कंट्री एक नेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट भी मतलब किसी टर्म्स में हो ही नहीं सकती। अगर इंडिया सब कुछ यूएसए के साथ करने लग जाए, ठीक है, इंडिया अगर मान लो यूएसए के साथ अपने बहुत अच्छे रिलेशन कर ले, ठीक है, ये सब कुछ जो है हम सेम चीज़ें करेंगे, तुम मुझे सब कुछ प्रोवाइड कर लो। मान लो कल को यूएसए ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करने वाला ये चीज़, तुम अपना देख लो, मैं तुम्हें लाइक जो एप्पल के प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड नहीं करने वाला। अब तो इंडिया में सारे फ़ोन ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया जो फ़ोन मंगाता था वो मंगाता कहाँ से था, यूएसए से, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जहाँ पर हम हर अलग अलग स्टेट से लाइक इंटरेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, ठीक है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, जब इसमें क्या आता है
जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक रियरली वेजेस वॉर अगेंस्ट ईच अदर ड्यू टू सिस्टमेटिक कंस्ट्रेंट, कि अब मान लो इंडिया की इकोनॉमी ही यूएसए के ऊपर डिपेंड कर दी है, ठीक है, तो क्या इंडिया कभी यूएसए पे अटैक करेगा? इंडिया की मान लो चाइना पे डिपेंड करेगी, तो क्या इंडिया कभी चाइना पे अटैक कर लेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि चाइना बोल देगा कि भाई मैं तो अपनी मार्केट बंद कर रहा हूँ, तुम अपना देख लो, ठीक है, तो इंडिया की मार्केट भी बंद हो गई। तो इसलिए हम देखते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, फंक्शनल स्पिल ओवर, posit that technical cooperation is non-political sector inevitably sparks deeper political union, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जब हम थोड़ा नॉन पॉलिटिकल सेक्टर्स में वो देखते हैं, कॉपरेशन देखते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं, तो जो हमारे बीच के अंडरस्टैंडिंग वो ज़्यादा डेवलप होती है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें जो मतलब इसके ऊपर आपको एक्सपेंड करके खुद ही लिख के आना पड़ेगा, अगर सही बताऊँ तो। आप लिख के आएंगे तो पहले लिबरलिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, लिबरलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, सॉरी लिबरलिज्म को नहीं, लिबरलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। आप लिखेंगे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, एलपीजी रिफॉर्म होने के बाद इंडिया की मार्केट खुली, इंडिया की मार्केट खुली, उसके अलावा डब्ल्यूटीओ फॉर्म हुआ, डब्ल्यूटीओ ने फर्दर एक्सटेंशन करा लिबरलाइजेशन का, ठीक है, जिसकी वजह से अब जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो सबके लिए ओपन हो गई, ठीक है। अब वर्ल्ड की इकोनॉमी अगर सबके लिए ओपन हो गई तो सारी कंट्रीज जो है एक दूसरे में इन्वेस्ट करना शुरू करेगी और एक लाइक सप्लाई चेन बनेगी, है ना, सप्लाई चेन जो है वो स्ट्रेंथन होगी, एक जो पूरे वर्ल्ड की है वो सारी। तो ये सारी चीज़ें आप लिख के आओगे, इसका मतलब लिख के आओगे इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, फिर आप सिग्निफिकेंस लिखोगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए लिबरलाइजेशन का। आप लिखोगे एमएसएमई में एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, वो जो जेंडर डेवलपमेंट है वहाँ पर लाइक एनहेंसमेंट हुआ। इसके अलावा आप लिखोगे कि जो हमारा टूरिज़्म है वो बढ़ा, जो हमारे एक्सपोर्ट है वो बढ़े, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वो बढ़ी, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो आप लिख के आओगे कि हमारे जो रीजनलाइजेशन है वो कम हुआ, और ये सारी चीज़ें लिख के आओगे, ठीक है। फिर आप चैलेंजेस लिख के आओगे, चैलेंजेस क्या है? अच्छा, चैलेंजेस मैंने काफ़ी अच्छा मैं आपको आर्गूमेंट देता हूँ कि क्या लिबरलाइजेशन अच्छा था। अगर मैं आपको बोलूँ कि इंडिया ने अपनी मार्केट तो ओपन कर ली, बट क्या ये अच्छी चीज़ थी इंडिया के लिए? तो आप बोलोगे कि हाँ यार थी तो सही, क्यों? क्योंकि इंडिया के पास सारे इन्वेस्टमेंट आए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि इंडिया के पास ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करने के लिए रॉ मटेरियल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, हमको कुछ लेबर चाहिए, कुछ सामान चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। और मैंने अगर अपनी मार्केट ओपन कर ली तो क्या होगा? लोग आएंगे यहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे, बाहर जाके और ज़्यादा महंगे लाइक प्राइस में और कहीं बेच देंगे, समझे? तो इससे क्या होगा? लिबरलाइजेशन अगर मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है तो मुझे उल्टा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिबरलाइजेशन इंडिया के लिए अच्छा था एक्चुअल में? ठीक है, ये आप खुद सोचना बैठ के। और अगला जो मेरा लाइक पॉइंट है वो ये है कि लिबरलाइजेशन किन नेशंस के लिए अच्छा था, जैसे चाइना, ठीक है। चाइना ने क्या करा था, पहले अपने एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सारी माइनिंग साइट्स थी वो सारी फुल कर रखी थी, ठीक है, और जो रॉ मटेरियल था सारा डेवलप कर रखा था। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था पूरा इस्टेब्लिश था उनके पास। तो ऐसे नेशन जो थे इनको काफ़ी फ़ायदा मिला लिबरलाइजेशन का, ठीक है। और इंडिया जैसे नेशन को इतना फ़ायदा नहीं मिल पाया जितना मिल सकते थे। इसलिए हमने देखा चाइना काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो करा रेदर देन इंडिया, ठीक है। तो चैलेंजेस लिख के आएंगे आप, देन एट लास्ट आप लिख के आएंगे सॉल्यूशन क्या लिख के आएंगे अब इसमें कि सॉल्यूशन इन द सेंस कि वे फॉरवर्ड टाइप का, कि अब इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया को फोकस करना चाहिए अपनी डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर, इंडिया को अपनी एमएसएमई मार्केट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। इंडिया को फोकस करना चाहिए जेंडर इंटीग्रेशन के ऊपर, अपना जो कल्चर है कल्चरल इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा टूरिज़्म को और एनहेंस करना चाहिए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो कि आप ये लिख के आएंगे, आराम से 4-5 पेज भर जाएंगे, ईजी। और सब कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ना आपको इंटरनेशनल रिलेशन एस्पेक्ट्स में ही लिख के आना होता है। एक चीज़ और कि जैसे अगर मैं आपको लिबरलाइजेशन किसी और टर्म्स में बताता, जैसे मान लो हम MPS 002 के लिए पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, 002 नहीं सॉरी 001 के लिए अगर पढ़ रहे हो तो ये सब्जेक्ट क्या था, पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें हम लिख के आएंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी लाइक इंडिविजुअल के लेवल के ऊपर लिख के आएंगे। ऐसे सब्जेक्ट में हमको लिख के आना होता है पूरे नेशन के लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें, और लास्ट चीज़, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। सेम क्वेश्चन मुझे 2 से 4 बार रिपीट होगा दिखाई है क्वेश्चन लास्ट 3-4 साल में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ली है एक ब्लैंक स्लाइड, और आज हम यहाँ करेंगे कुछ ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, आप ना मुझसे थोड़ा 1 सेकंड पहले सोचने की कोशिश करना। हमने देखा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया के पास ग्रोथ करनी है, मान लो इंडिया को, ठीक है। इंडिया के पास एक मोटिव है, ग्रोथ करनी है, ठीक है। अब इंडिया को मान लो आप खुद हो, आपको ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, है ना। तो इंडिया को सोशल सिक्योरिटी चाहिए, इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को सिक्योरिटी चाहिए, डिफेंस सिक्योरिटी, ठीक है। अब इस डिफेंस सिक्योरिटी के लिए इंडिया क्या करेगा, इंडिया को अपना R&D के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, है ना।
इंडिया को और क्या करना पड़ेगा, इंडिया को अपनी जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ है उनको और एनहेंस करना पड़ेगा, इंडिया को अपने और एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ताकि जो बेटर टेक्नोलॉजीज़ है उनको लाइक बाहर से ख़रीद सके। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हो गई, हमको अपना डिफेंस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप जो सिक्योरिटी है उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उसके ऊपर। सेकंड चीज़, आपको अब अपने जो अंदर की चीज़ें, जैसे कि हमारे जो पास लाइक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को एनहेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपके जो लाइक इकोनॉमी है वो थोड़ी लाइक डोमेस्टिक इकोनॉमी रहे। ठीक है, जो आपकी लोकल मार्केट है वो सारी थोड़ी अच्छी वर्क करे, एमएसएमईज़ हो गई, मतलब लोकल मार्केट मतलब एमएसएमईज़। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए और क्या कर सकते हैं, जो हम एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, इन सबको और एनहेंस करें, इंश्योरेंस हो गए, ये सारी चीज़ें जो है इनको और एनहेंस करें। ठीक है, अगली चीज़ अगर हम देखें तो इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है अपना कल्चर। ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही कल्चरलिज्म के, मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर पिछले सब्जेक्ट में, कि इंडिया के लिए कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कल्चर में क्या इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो इंडिया के पास बहुत डाइवर्स कल्चर है, बहुत अच्छा कल्चर है, सबसे पहली चीज़ क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स कम होंगे हमको, जैसे कि हम सैक्रेड ग्रूव्स देखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम देखें कल्चर की वजह से क्या हो सकता है, हम टूरिज़्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम देखें, हम एक तरीके से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उनको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा और अगर हम देखें और क्या कर सकते हैं, हम कल्चर अगर हमारा बहुत अच्छा है और हम सारे लोग लाइक काफ़ी ट्रेडिशन में अपने बिलीव करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, जो हमारा लाइक हमारी जो रिवर्स हो गई, हमारे जो माउंटेन्स हो गए, हम इन सबको और अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं इन कल्चर्स को, है ना। इसके बाद अगर हम देखें इंडिया के लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंडिया को अगर मान लो बनानी है तो इंडिया को क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसके पास है, सेमीकंडक्टर आपको पता है चाइना के पास है। तो इंडिया को अगर सेमीकंडक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंडिया को लेना पड़ेगा चाइना से हेल्प, इंडिया को चाइना की हेल्प चाहिए होगी फिर, तो चाइना से हेल्प चाहिए, मतलब हमको इंटरडिपेंडेंस करनी है। अब चाइना के ऊपर सारी डिपेंडेंस थोड़ी ले सकते हैं, है ना, हमको कुछ जो चीज़ें हैं वो चाइना से लेनी पड़ेगी, कुछ जो चीज़ें हैं वो लेनी पड़ेगी किसी और कंट्री से, कोई और कंट्री हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, और अपनी अफ्रीका में माइनिंग साइट्स बनानी पड़ेगी, मतलब हमको और नेशन के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा ग्लोबलाइज होना पड़ेगा, लिबरलाइज होना पड़ेगा हमारी इकोनॉमी को। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो। अगली चीज़ अगर हम देखें तो अगली और बेसिकली द लास्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, जो देखने वाले हैं हम टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन सेंस ऑफ जो डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हर टेक्नोलॉजी के लिए सेमीकंडक्टर तो नहीं चाहिए ना, तो डेली टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उनको एनहेंस करने के लिए क्या चाहिए उनको, जैसे कि आप यूज़ करते हो अपने पेमेंट मेथड्स। ठीक है, तो पेमेंट मेथड करने के लिए मैंने आपको बताया हमारे पास जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉरी, डीपीआई हमारे पास काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें आप डेली यूज़ करते हो, आप डेली यूज़ करते हो जो अपने लाइक टेली कम्युनिकेशन यूज़ करते हो, है ना, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, उससे कॉल्स लगाते हो, और जो हमारा ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल इकोनॉमी हो गई, डिजिटल इकोनॉमी मतलब जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गई, इनको रेगुलेट करना, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इंडिया के ग्रोथ के अगर आप एस्पेक्ट्स देखो, सबसे पहला एस्पेक्ट हो गया डिफेंस। ठीक है, पहला हो गया डिफेंस, दूसरा हो गया हमारी पॉपुलेशन या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, इसके ऊपर हमको ध्यान देना है। तीसरा अगर हम देखें तो हमारा कल्चर। ठीक है, चौथा अगर हम देखें तो हमारी इंटरडिपेंडेंस या फिर जो हम लिबरलाइज है, हम ग्लोबलाइज है, ये सारी चीज़ें जो होगी। ठीक है, फिफ्थ अगर हम देखें तो हमारी टेक्नोलॉजी। ये 5 ड्राइवर्स हो गए हमारी ग्रोथ के, और ये सिर्फ हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, तो आप बोलोगे नहीं यार, सिर्फ हमारी ग्रोथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई और अगर नेशन है उसके पास भी तो सिमिलर चीज़ है, उसको भी तो डिफेंस में इंप्रूव करना है, उसको भी तो अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड में मतलब लाइक पॉपुलेशन को इंप्रूव करना है, उसको भी तो अपना कल्चर प्रिजर्व करना है या फिर इंटरडिपेंडेंस बढ़ानी है। ठीक है, तो सारी कंट्रीज़ के लिए जो भी हमने ऊपर देखा, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, इस टाइम पर जो ग्लोबलाइजेशन हम देख रहे हैं उनके ये 5 ड्राइवर्स थे, और ये 5 ड्राइवर्स जो थे यही जो आप आंसर में लिख के आएंगे वो यही लिख के आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करेंगे, आप बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या चलता है, प्रेजेंट टाइम में यूएसए का डोमिनेंस है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ठीक है, ऐसे मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन 5 ड्राइवर्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। एक एक चीज़ के ऊपर आपको मैंने कम से कम 4 से 5 पॉइंट दे दिए, इसके अलावा आप आराम से ऊपर और भी 4-5 पॉइंट सोच सकते हैं यार। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे अगर मैं देखा हूँ तो सेम चीज़ें लिखी होगी, वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा इसमें और चीज़ डिफेंस सिक्योरिटी में एक और चीज़ बताऊँ कि वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस, जैसे मान लो इंडिया ने साइन कर लिया कोई पैक्ट जापान के साथ। ठीक है, या फिर एक रियल एग्जांपल देता हूँ, अभी सऊदी अरेबिया ने
पाकिस्तान के एक साथ एक पैक्ट साइन करा है, डिफेंस पैक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इन दोनों नेशन में से किसी भी नेशन के ऊपर अगर कोई भी नेशन अटैक करता है ना, तो ये दोनों नेशन मिलकर उस पर अटैक करेंगे। तो क्या इंडिया के लिए अच्छी बात है? तो इंडिया के लिए तो बहुत ख़राब बात है। तो ये हो गया डिफेंस लाइक इंटर डिपेंडेंस ऑफ वेपनाइजेशन, ठीक है, वेपन इंटर डिपेंडेंस, कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। अब इंडिया के लिए अच्छी बात है या नहीं है वो बात अलग है, बट कॉन्सेप्ट मुझे ये वाला समझाना था यहाँ पर, ठीक है। अगली चीज़ अगर हम देखें, टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, समझ आ गया होगा आपको क्या बोला मैंने। क्राइसिस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, सोवरेन एंड असर्टिवलिज्म, ठीक है, कि भाई कि मल्टीलेटरलिज्म जो है उसमें मतलब जो मिनीलेटरलिज्म से मल्टीलेटरलिज्म की तरफ वो मूव कर रहे हैं, कि हम पहले छोटी छोटी अपनी, जैसे इंडिया जो था, इंडिया पहले होता तो किसके साथ रिलेशन अच्छा बनाता? बांग्लादेश के साथ बनाता, नेपाल के साथ बनाता, ठीक है, भूटान के साथ बनाता, श्रीलंका के साथ बनाता, इन सब नेशन के साथ बनाता। बट अब इंडिया क्या इन सब के ऊपर बनाता है? नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इन सब की इकोनॉमी वैसे इंडिया से छोटी है। तो हमको मिनीलेटरलिज्म के बजाय मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर फोकस करना है ना। कल्चरल हाइपर हाइब्रिडिटी एंड बैकलैश, ठीक है, वही की कल्चर को हमको अपना प्रिजर्व करना है, ठीक है। जो कल्चर है हम उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कल्चर मतलब टूरिज़्म की फॉर्म में जो कल्चर है वो काफ़ी लाइक बेनिफिशियल होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम टूरिज़्म जो है उसको एक्सपोर्ट करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो आई होप यार इस वीडियो में ये जो 5 टॉपिक मैंने आज कवर करे ये आपको हेल्पफुल लगे होंगे। हमने शुरू करा था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन से, जिसमें हमने एनपीटी देखी और इंडिया का पूरा एवोल्यूशन देखा, इंडिया के पास कैसे न्यूक्लियर पावर आई, ठीक है। इसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन मल्टीपोलैरिटी समझी कि मल्टीपोलर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, और यूनिपोलर क्या होता है, बाईपोलर क्या होता है। इसके बाद हमने देखा मार्क्सिस्ट अप्रोच, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट लाइक इस सब्जेक्ट के लिए अभी नहीं थी, क्योंकि हम काफ़ी इसको डिटेल में बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने लिबरलाइजेशन इंटीग्रेशन देखा, जिसमें हमने देखा कि इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज क्यों होनी चाहिए या फिर वर्ल्ड की इकोनॉमी लिबरलाइज क्यों होनी चाहिए, ठीक है। हमने क्वेश्चन देखा कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो। इसके बाद हमने लास्ट चीज़ देखी प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमने पूरा डिटेल एनालिसिस करा कि इंडिया की ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन कैसे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और हर कंट्री के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लाइक ग्लोबलाइजेशन हर कंट्री क्यों करती है, ठीक है। तो इससे वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और, ये एक प्रीवियस ईयर का पेपर है अपना दिसंबर 2025, मतलब जो लास्ट पेपर हुआ था वो यही हुआ था। तो अगर मैं आपको एक बार बस पेपर दिखाऊं तो जितना अब तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर एक्सप्लेन द रियलिस्ट अप्रोच आप इजीली बता सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया है। कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन के एस्पेक्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आराम से बता सकते हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस करा। क्रिटिकली एग्जामिन द पोस्ट कोल्ड वॉर चैलेंजेस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ठीक है। मैंने आपको इतनी सारी स्टोरीज़ बताई, ठीक है। अब उन स्टोरीज़ को अगर आप लिंक करोगे तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरियाज़ कौन से हो गए? 1980s के बाद। 1980s के बाद क्या हुआ? 1980s का मतलब एंड जो बिल्कुल हो गया, 1989 मान लो। इसके बाद क्या हुआ? सबसे पहली चीज़ मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया, 1991 का एलपीजी रिफॉर्म हुआ, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या है लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? न्यूक्लियर को मैनेज करना, ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी उसको मतलब और अच्छे से डेवलप करना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आए, ठीक है। तो उनके बीच उस क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी सारे डिफरेंसेस आए कंट्रीज़ में। ये क्वेश्चन आप आराम से लिख के आ सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट, सिमिलर क्वेश्चन आराम से लिख के आ सकते हो, कल पूरा एक्सप्लेन करा था मैंने। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, मतलब मैं तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देता हूँ यार, और मतलब आपको भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक टॉपिक ना एक डिफरेंट लोग पुट कर ही देता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हर बार दे दिया, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन आप छोड़ देना। ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट आराम से कर सकते हो। चाइना इमर्जिंग एज ए सुपर पावर इन नियर फ्यूचर, भाई ये क्वेश्चन खुद से लिख के आना। मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर ना आप इसको अभी जब वीडियो ख़त्म हो रही है अब एक पेन कॉपी लेके बैठो और इस चाइना सेंटर में एक ब्लैंक पेज लो, चाइना लिखो सेंटर में, और अब लिखो चाइना सुपर पावर, ठीक है। और सुपर पावर लिखने के बाद लिखो चाइना में क्या क्या चीज़ें अच्छी है, ठीक है, और नीचे लिखना चाइना में क्या क्या चीज़ें ख़राब है, ठीक है। आपको खुद सारा क्वेश्चन जो है ब्रेनस्टॉर्म हो जाएगा और आंसर लिख के आओगे तो बहुत ईजिली आंसर लिख के आओगे, ठीक है। क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने अलग से क्वेश्चन इंक्लूड करा अपने नोट्स में, कि मैं जब सारा कुछ बता रहा हूँ तो आपको खुद समझ आ जाएगा क्या क्या चाइना की अच्छी चीज़ें। फिर रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन कल हमने डिस्कस कर लिया है। स्टेप टू इंश्योर हारमोनियस इंटर एथनिक रिलेशन स्टेट विद सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया देखो यार इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, और यहाँ पे डिस्कस करना वो काफ़ी डीप टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए इसको मैंने अवॉइड करा। एक क्वेश्चन चलो आप मान लो नहीं कर पाओगे, और बाकी ये 2 क्वेश्चन अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप एक ये क्वेश्चन छोड़ दो। तो 10 में से अगर हम देखें तो 3 अगर क्वेश्चन छोड़ दें तो बाकी 7 क्वेश्चन जो है आपके इन 10 क्वेश्चन में से कवर ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। तो यही था यार आज की वीडियो में क्वेश्चन है जो हमने सब कुछ डिस्कस करा आज, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह देखना यार, पसंद आए तो कर लेना, बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना यार कैसा लगा, मज़ा आया तो बताना।
नहीं तो भाई वो पी और बी तो ज़रूर बताना क्या क्या थे पी और बी, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा के वो तो थक गया, सही बता रहा हूँ। मैं कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूँ पिछले 4-5 दिनों में ही, ठीक है। तो चलो यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कल मिलते हैं रिवीजन वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट।